अभी भी आ रहा है कैसे आता है समझ में लॉगिन पासवर्ड पासवर्ड नहीं है। सभी साधकों को मेरा प्रणाम। राजमाता अहिल्या योग केंद्र की तरफ से मैं योग प्रशिक्षिका नम्रता सामानी आप सबका स्वागत करती हूँ और राजमाता योग केंद्र को धन्यवाद देती हूँ इस बात कि उन्होंने मुझे आपके समक्ष आज यहाँ आमंत्रित किया। आज का हमारा विषय है थायराइड में योग चिकित्सा का महत्व। तो सेशन चालू करने से पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। सभी बैठ जाएं, सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों बैठ जाएं। स्पाइन सीधी होगी, पीठ गर्दन कमर सीधी, हाथ जोड़ लें, आंखें कोमलता से बंद। कृष्ण यजुर्वेदीय शांति पाठ की प्रार्थना करेंगे हम। ओम सहनावतु। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। चलिए, तो आज का हमारा सेशन है थायराइड में योग चिकित्सा का महत्व। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं थायराइड है क्या। बहुत डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा हल्का नॉलेज। थायराइड सबसे पहले तो ये सभी जानते, थायराइड किसी बीमारी का नाम नहीं है। सभी जानते हैं थायराइड एक ग्लैंड है, ग्रंथि जो गले में होती है हमारे। थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड, इस ग्लैंड से हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं T3, T4 और TSH। ये हार्मोन्स हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं और साथ ही हृदय, हड्डी, मांसपेशियां, कोलेस्ट्रॉल, इनकी क्रियाओं को भी कुछ हद तक नियंत्रित करते हैं। तो जब किन्हीं कारणों से थायराइड ग्लैंड एक्टिव कम होता है, मतलब हार्मोन्स सिक्रेशंस कम हो जाते हैं, तो इन हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, जिसके कारण ये सारी क्रियाएं जो अभी बताई मैंने, मेटाबॉलिज्म खासकर हमारे शरीर का, और भी दूसरी क्रियाएं, वो इफेक्ट होती हैं। तो इससे हमको थायराइड की प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसको हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि थायराइड हो गया। थायराइड वैसे दो प्रकार का, थायराइड प्रॉब्लम दो प्रकार की होती है, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड। इसमें होता है कि कुछ में इसकी प्रॉब्लम से या तो वजन बहुत बढ़ने लग जाता है या तो बहुत घटने लग जाता है, टेंशन होती है, बहुत सारे इसके सिम्टम्स हैं। उन सब में ज़्यादा डीप में न जाते हुए हम आज के विषय के ऊपर आते हैं। विषय जो हमारा है थायराइड में योग चिकित्सा। तो योग अष्टांग योग कहा जाता है। योग के 8 अंग होते हैं, उसमें से 2 महत्वपूर्ण अंग आसन और प्राणायाम, इनके माध्यम से हम थायराइड की प्रॉब्लम को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से आसन हैं, वे कौन कौन से आसन और प्राणायाम हैं जो कि हमको थायराइड की प्रॉब्लम में लाभदायक है। तो सबसे पहले तो हम आसनों को चालू करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। यहाँ पर हम केवल थायराइड से रिलेटेड जो सूक्ष्म व्यायाम है उसी को करेंगे। सारे सूक्ष्म व्यायाम पर अभी ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमारा सेशन खास थायराइड का ही है। तो नेक मूवमेंट की जो सूक्ष्म व्यायाम है, ग्रीवा संचालन, ये थायराइड के लिए फायदेमंद है। तो हम चालू करते ग्रीवा संचालन।
सीधे बैठ जाएंगे। आप जिस भी कंफर्टेबल आसन में हो, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, बैठ जाएं सीधे। गर्दन को धीरे धीरे मूव करना है राइट साइड, पूरा ले जाएंगे पीछे राइट साइड। कंधों का ध्यान रखेंगे, कंधे सीधे ही होना है, कंधे ऐसे पीछे नहीं जाना चाहिए। उसके बाद आएंगे सेंटर में। अब लेफ्ट साइड, फिर सेंटर में। ऐसे ही राइट और लेफ्ट मूव करना है। इसको आप श्वास प्रश्वास के साथ कर सकते हैं। श्वास भरते हुए मतलब इनहेल करते हुए राइट साइड जाएंगे, एक्सहेल करते हुए यानी कि श्वास छोड़ते हुए सेंटर में आएंगे। अगेन श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे, एक्सहेल करते हुए सेंटर में आएंगे। इसी तरह श्वास प्रश्वास के साथ आपको ये मूवमेंट करनी है। पाँच से 6 बार धीरे धीरे बढ़ाते जाए तो 10 बार भी कर सकते हैं। हर एक मूवमेंट शुरुआत में 5 से 6 बार, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते हुए 8 से 10 बार भी आप कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम की बात चल रही है। अब ऊपर और नीचे करना है। गर्दन को श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अगेन श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसी तरह मूव करेंगे। इनहेल करें, गर्दन ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। चिन को पूरा चेस्ट से टच करना है। जिनको नेक पेन की प्रॉब्लम है वो पूरा नीचे ना टच करें, सेंटर पे ही रहेंगे। जिनको गर्दन दर्द वगैरह की प्रॉब्लम है वो पूरा ऐसे नहीं जाएंगे, बस यहाँ तक रह सकते हैं, ऊपर और सेंटर। बाकी सब पूरा नीचे कर सकते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। नेक्स्ट मूवमेंट। आवाज तो प्रॉपर आ रही है ना? हाँ, कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आवाज आ रही है प्रॉपर? चलिए नेक्स्ट मूवमेंट। गर्दन को हमें दोनों साइड झुकाना है, राइट और लेफ्ट। हाथ कमर पे रख लें। लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। कान को कंधों से स्पर्श कराने का प्रयास। गर्दन के सारे मूवमेंट हमें धीरे धीरे सावधानी से करनी है, कभी भी हड़बड़ी ना करें। रिलैक्स। अब करना है हमको रोटेशन। तो रोटेशन में भी वही होगा जो जिनको नेक पेन की प्रॉब्लम है, गर्दन दर्द, वो पूरा नीचे नहीं लाएंगे, सेंटर में ले जाते हुए ही गोल घुमाएंगे। बाकी सब पूरा नीचे से ऊपर घुमा सकते हैं। किसी घुमाना राइट साइड से चालू करते हुए आंखें बंद रख लेंगे, धीरे से पीछे, फिर लेफ्ट साइड आते हुए, फिर नीचे, धीरे धीरे सावधानी से गोल घुमाना है। पहले क्लॉकवाइज 5 बार घुमा लें क्लॉकवाइज। उसके बाद सेंटर में आके फिर एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। तो ये था ग्रीवा संचालन, नेक गर्दन के लिए सूक्ष्म व्यायाम। अब हम आते हैं आसनों पे। तो थायराइड के लिए सबसे पहले जो आसन हम बताने जा रहे इफेक्टिव है वो शशक आसन, जिसे रैबिट पोज या बालासन भी कहते हैं। चाइल्ड पोज, इंग्लिश में चाइल्ड पोज या रैबिट पोज, हिंदी में शशक आसन या बालासन। इसके लिए वज्रासन में आ जाते हैं। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों पैरों को मोड़कर पीछे रखेंगे और पीछे दोनों एड़ियों के बीच में अपना बटक रखना है। ठीक है। गर्दन ऐसे झुक के नहीं बैठना है। गर्दन, पीठ, कमर सब सीधी रहेगी।
स्पाइन पूरी सीधी रखें। हाथ धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथ ले आएंगे ऊपर, कानों से सटा देंगे, हाथ पूरा ऊपर, कोहनियाँ सीधी रहेंगी। अब हाथ का स्ट्रेच करना है, पहले ऊपर की तरफ खींचे, स्ट्रेचिंग करें ऊपर अच्छी तरीके से। अब इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए आगे की ओर झुकना है। मस्तिष्क को जमीन से स्पर्श कराएं, भूमि से स्पर्श कराएं। अगर आपका मस्तक भूमि से स्पर्श नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाके होल्ड करेंगे। ब्रीदिंग कंटिन्यू रहेगी, श्वास न रोकें। 30 सेकेंड से 1 मिनट तक आप होल्ड कर सकते हैं इस आसन पे। ध्यान रहे आपको पूरा पीछे ऐसे उठ नहीं जाना है कि आपका अगर मस्तक भूमि से स्पर्श नहीं कर रहा है तो आप ऐसे उठ जाएं, ये गलत है। आपको बटक आपका एड़ियों पर ही रहेगा, जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक जाकर होल्ड करेंगे। अब श्वास भरते हुए वापस आएंगे, इसी तरह दोनों हाथ कान से सटाकर, हाथ ऊपर और धीरे धीरे हाथ नीचे। शशकासन था ये। नेक्स्ट आसन उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए आपको घुटनों पे खड़े हो जाना है। दोनों घुटनों के बीच में थोड़ी सी दूरी होगी। और जब भी आप घुटनों पे खड़े होके जो आसन करते हैं उसके लिए सावधानी ये रखनी कि आप अगर किसी को घुटने का पेन है, घुटने दर्द की तकलीफ, तो वहाँ दोनों घुटनों के नीचे सॉफ्ट टॉवेल डबल करके रख सकता है और उसके बाद ये आसन करें। बाकी सब तो ऐसे ही करेंगे चलेगा, पर जिनको घुटने दर्द की तकलीफ वगैरह रहती है उनके लिए बताया मैंने। आसनों के साथ हमें उनकी सावधानियों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि उन आसनों के साथ क्या क्या सावधानी है, किसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब मैं आपको बताती रहूँगी हर एक आसनों के साथ। चलिए घुटने पे खड़े हो जाएं, दोनों हथेलियां कमर पर। उस अर्ध उष्ट्रासन में जाएंगे, पहले कमर पे रखने के बैक बेंडिंग करनी है। ये है अर्ध उष्ट्रासन, जो पूरा जा सकता है पूरा पीछे जाएगा। पूर्ण उष्ट्रासन, एक एक करके दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे और एड़ियों पर रख देंगे, गर्दन पूरे पीछे लटका देंगे। होल्ड करना है इसी पोजीशन में कुछ देर। आ जाएंगे वापस, रिलैक्स, बैठ जाए। ये था उष्ट्रासन। 3 क्रियाएं करी अभी हमने। सबसे पहले नेक मूवमेंट, ग्रीवा संचालन, दूसरा शशकासन, तीसरा उष्ट्रासन। इसके बाद जो 2 आसन बताने जा रही हूँ, एक है सर्वांगासन, दूसरा हलासन। तो ये आसन अगर आपने पहले कभी नहीं किया हो, ये दोनों आसनों के बारे में बात करें, अगर आपने पहले कभी नहीं किया हो तो अभी केवल देख लें, क्योंकि ये दोनों आसन किसी कुशल योग प्रशिक्षक के देखरेख में ही करेंगे तो बेहतर होगा। मैं अभी आपको तो बता सकती हूँ, बट अगर आपसे कुछ गलती हो रही है तो करेक्शन तो मैं आपको करा नहीं सकती। इसलिए अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो केवल देख लें कैसे करना है। अगर आप करते आए हैं पहले से तो कर सकते हैं। चलिए 2 आसन करने जा रहे हैं हम। पहले करेंगे सर्वांगासन। इसके लिए लेट जाएं सीधे पीठ के बल। और एक चीज सावधानी की बात कर रही थी मैं, सर्वांगासन और हलासन जो जिनको गर्दन में ज्यादा दर्द है या कमर में ज्यादा दर्द है तब ये आसन नहीं करेंगे, बाकी सब कर सकते हैं। चलिए लेट जाएं पीठ के बल। प्रथम स्थिति में यानी दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। हथेलियां दोनों पलट के कमर के आसपास रख देना है। दोनों पैर एड़ी पंजे आपस में मिला के रखेंगे। दोनों पैरों को बिना घुटना मोड़े एक साथ उठाना है, धीरे धीरे, एक झटके में नहीं उठाएंगे, धीरे धीरे उठाना है श्वास भरते हुए। पूरा सीधा स्ट्रेट कर लें आप, 90 डिग्री का एंगल बनता है। अर्ध हलासन कहते हैं, ये स्थिति अर्ध हलासन की है। घुटने पूरे सीधे होंगे, इसका ध्यान रखना है आपको। ऐसे घुटने मोड़ने नहीं चाहिए, पूरे सीधे। आप चाहें तो हाथ का सपोर्ट देकर सीधे कर सकते हैं। हाथ वापस ले आए नीचे। अब आपको अपनी सर्वांगासन में जाने के लिए कमर से भी ऊपर उठाना है, अपना पूरा शरीर ऊपर उठाना है, कंधे नीचे रहेंगे। पहले जाएंगे पीछे की तरफ, पैरों को पूरा पीछे ले लें। दोनों हाथ यहाँ कमर के पीछे होगा।
अब धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाते जाना है और हाथ ऊपर पीठ की तरफ खसकाते जाना है। उठाएंगे पूरा पैर, सीधा कर लेंगे और जो हाथ है उसको पीठ की तरफ ले आए। आपकी जो चिन है वो पूरी चेस्ट से टच हो जाएगी। ये है सर्वांगासन। इसी पोजीशन में आप होल्ड कर सकते हैं 30 सेकेंड से 1 मिनट तक, जैसे आपकी क्षमता हो। धीरे धीरे आप अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं। इसमें आप देखेंगे हमारे सारे अंग ऊपर की ओर है, गर्दन और कंधों को छोड़कर। इसका इफेक्ट थायराइड में तो पड़ता ही है, उसके साथ बहुत सारे और भी तकलीफों में बहुत ही फायदेमंद आसन है। आप देखेंगे हमारा पैर पूरा ऊपर की तरफ है, शरीर ऊपर की तरफ, तो ब्लड सर्कुलेशन है वो ऑपोजिट साइड यानी पूरा गर्दन की तरफ जा रहा है, गले की तरफ ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। तो थायराइड ग्लैंड, इसमें थायराइड ग्लैंड को ब्लड प्रॉपर मिलता है और वो एक्टिव होता है। इस तरीके से ये आसन थायराइड में फायदेमंद है। अब वापस आने के लिए धीरे धीरे पहले फिर से पीछे जाएंगे, पैर मतलब आगे की ओर, हाथ कमर पे ले आएंगे, फिर हाथ रख कर नीचे, अगेन आ जाएंगे अर्ध हलासन में, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। फिर धीरे धीरे पैर नीचे, एक झटके में पैर नीचे नहीं रखना है, जैसे धीरे धीरे उठाया था हमने वैसे धीरे धीरे नीचे रख देंगे। रिलैक्स, कुछ सेकेंड रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों के बीच में थोड़ी सी दूरी कर लें, दोनों हथेलियां सीधी कर वो भी थोड़ी सी दूर। शरीर ढीला, आंखें बंद और डीप ब्रीथ। शवासन की स्थिति है ये रिलैक्स करने के लिए। ये था सर्वांगासन। अब इसके बाद हम करने जा रहे हैं हलासन। हलासन भी थायराइड के लिए बहुत इफेक्टिव है। हलासन के लिए भी हमको सब पहले दोनों एड़ी पंजे मिला लें आपस में, दोनों हथेली पलट के कमर के आसपास। उसी तरह पैर को ऊपर उठाना है जैसे अभी हमने उठाया था। धीरे धीरे पैर ऊपर उठाएंगे दोनों एक साथ। अर्ध हलासन की स्थिति मतलब कि 90 डिग्री एंगल में आ जाएंगे। इसके बाद उसी तरह पैर अब पीछे की तरफ उठाएंगे जैसे अभी उठाया था। पैर आए हैं पीछे, पूरा पीछे ले जाएंगे पैर और जमीन से स्पर्श हो जाए ऐसा। हाथ ले आएंगे नीचे, पूरा आपका पैर का अंगूठा जमीन से स्पर्श हो जाएगा। होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में, ब्रीदिंग कंटिन्यू रहेगी, श्वास रोक कर नहीं रखना है। इसमें आप देख रहे हैं कि गर्दन पर दबाव आ रहा हल्का सा। वापस आने के लिए हाथ फिर कमर पे रखेंगे, पैर को सीधा कर लेंगे पहले, फिर धीरे से आ जाएंगे अर्ध हलासन यानी 90 डिग्री के एंगल पे और धीरे धीरे पैर नीचे रख देंगे। रिलैक्स, रिलैक्स करना है। ये था अर्ध हलासन। अब यहीं से मैं आपको अगला आसन बताती हूँ। अभी जैसे हमने किया सर्वांगासन और अर्ध हलासन, तो उसके काउंटर पोज के लिए उसका विपरीत आसन करना होता है जो कि थायराइड में भी इफेक्टिव है। मत्स्यासन करना हमें। मत्स्यासन और भुजंगासन ये दोनों इसके विपरीत आसन या काउंटर पोज कहलाते हैं। अर्थात हमने ये जो आसन किया सर्वांगासन और हलासन, उसको करने के बाद ये आसन करना ज़रूरी है, तभी आपके बॉडी का जो बैलेंस है, एक बार कमर आगे की तरफ गई थी तो दूसरी बार पीछे की तरफ लेना ज़रूरी होता है ताकि बैलेंस बना रहे। और ये दोनों आसन थायराइड में भी फायदेमंद है। तो यहीं से हम करने जा रहे हैं मत्स्यासन। सीधे लेटे रहेंगे, मत्स्यासन के लिए पैर दोनों सीधे रहेंगे, आपस में मिला ले दोनों पैर, एड़ी पंजे मिले हुए।
मत्स्यासन में आपको गर्दन आपकी ऊपर की पीछे की तरफ ले जानी है, चेस्ट ऊपर उठाना है, दोनों हथेलियां गर्दन के आजू बाजू सपोर्ट के लिए रखना है ऐसे, और सिर को पीछे खसकाते हुए पूरा जो सिर का टॉप वाला हिस्सा है वो जमीन से टच हो जाएगा, चेस्ट पूरा ऊपर उठ जाएगा, हाथ में आए नीचे और हाथ को रख देंगे दोनों कमर के ऊपर, दोनों साइड से कमर के ऊपर। होल्ड करेंगे, ब्रीदिंग कंटिन्यू रहेगी। अब जिस तरीके से हम गए थे सपोर्ट देते हुए हाथों का, उसी तरीके से वापस आने के लिए फिर हाथों का सपोर्ट देंगे, धीरे धीरे खसकाते हुए, हड़बड़ी बिल्कुल ना करें, धीरे धीरे खसकाते हुए हाथ के सपोर्ट से आ जाएंगे सीधे, रिलैक्स। इसमें आपने देखा गर्दन पूरी हमारी स्ट्रेच हुआ था, गर्दन पे गले पे पूरा स्ट्रेचिंग था। यहाँ पे जो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड है वहाँ पर इसकी स्ट्रेचिंग होती है, हार्मोन्स सिक्रीशंस अच्छा होता है, इसीलिए ये थायराइड में फायदा करता है। मत्स्यासन के बाद अगला आसन हमारा भुजंगासन। इसके लिए हम करवट लेके पलट जाएंगे, पेट के बल आ जाएंगे, पेट के बल लेट जाना है। अब हम करने जा रहे हैं भुजंगासन। इसके लिए आपकी दोनों हथेलियां कंधों के ठीक नीचे रखना, दोनों हथेलियां कंधों के ठीक नीचे, पीछे से दोनों एड़ियां आपस में मिली हुई, और ये जो कोहनी ऐसे हमने हाथ ऐसा रखा था, ऐसे खुल रही कोहनी को भी शरीर से चिपका लेना है पूरा। मस्तक जमीन से टच करेंगे, मस्तक टच करते हुए ऐसे ऊपर की ओर उठना है, इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे, आपके नाभि से ऊपर का भाग शरीर का पूरा ऊपर उठाना है। अब चाहे तो पूरा हाथ सीधा भी कर सकते हैं या तो इतना भी कर सकते हैं। ध्यान रहे नाभि तक का भाग आपको ऊपर उठाना है, बाकी का भाग जमीन से ही टच रहेगा। गर्दन पूरी अधिक से अधिक ऊपर करने का प्रयास करें, ऊपर देखने का प्रयास करें। होल्ड करेंगे, ब्रीदिंग कंटिन्यू रहेगी। अब वापस आने के लिए एक्सेल करते हुए जैसे ऊपर आई थी वैसे वापस आएंगे, रिलैक्स। उल्टे लेटकर रिलैक्स करने के लिए हम मकर आसन में आराम कर सकते हैं। इसके लिए दोनों हथेलियों के ऊपर चेहरे को रखकर इस तरीके से पीछे से दोनों पैरों के बीच में दूरी, ये रिलैक्सेशन का आसन है मकर आसन। या तो फिर आप इस तरीके से ऐसे भी दोनों हाथ को क्रॉस करके कंधों पे रखकर उसके ऊपर अपना गर्दन रखते हैं, ये भी मकर आसन का ही प्रकार है। ये रिलैक्सेशन का आसन है। जब भी आप उल्टे लेट के रिलैक्स करेंगे तो इस तरीके से रिलैक्स करना होता है। चलिए उठ के बैठ जाएंगे हम। तो आपने देखा अभी मैंने जितने आसन बताए उसमें या तो गर्दन में स्ट्रेचिंग आ रही है, खिंचाव आ रहा है, या तो दबाव आ रहा है। तो ये जो या खिंचाव या दबाव आता है गले में, गर्दन में, उससे हार्मोन सिक्रीशंस पे फर्क पड़ता है। हार्मोन्स के सिक्रीशंस अच्छे होते हैं जो मैंने बताया था, T3, T4, TSH। आसन तो ये हमारे सारे हुए, एक आसन बचा है सिंहासन। अब पहले जो हमने करा उसके बारे में और बता दूं कि जो सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में बताया था, प्रयास करें उसी सीक्वेंस में करने का, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया जो आसन हम करते हैं उसका काउंटर पोज भी हमें करना होता है, विपरीत आसन कहते हैं। यानी कि आगे झुकने वाला अगर आसन किया तो हमको बैलेंस के लिए पीछे झुकने, बैक बेंडिंग की भी आसन करनी पड़ती है। जैसे हमने सबसे पहले शशक आसन किया, उसमें आगे की ओर झुके थे। उसके बाद अगला किया हमने उष्ट्रासन, तो उष्ट्रासन में हमने बैक बेंडिंग करी थी। फिर किया सर्वांगासन और हलासन, जिसमें कमर ऊपर की तरफ था, आगे की तरफ। और इसके काउंटर पोज के लिए किया हमने भुजंगासन, मत्स्यासन और भुजंगासन। तो इन दोनों आसनों में कमर हमारी पीछे की तरफ जाती है। तो ये सारे काउंटर पोज इनके हैं, तो इसे इसी क्रम में करने का प्रयास करें, क्योंकि काउंटर पोज करना जरूरी होता है ताकि आपका बैलेंस बना रहे। और ये सारे आसन जितने मैंने बताए सभी थायराइड के लिए ही फायदेमंद हैं।
अब आखिरी आसन बचा हमारा सिंहासन। उसके बाद हम करेंगे प्राणायाम। सिंहासन के लिए आपको वज्रासन में बैठ जाना है। पहले दोनों पैरों को मोड़कर उसी तरीके से जैसे हम दोनों पैरों की एड़ियों के बीच में अपना बटक रखेंगे और इसको फैला देना है। दोनों पैरों घुटनों के बीच में दूरी, स्पाइन सीधी होगी। ये सिंहासन की स्थिति। दोनों हाथ हथेलियां इस तरह, उंगलियां अंदर की तरफ उल्टी करके ये है पोज सिंहासन का। अब सिंहासन कैसे थायराइड में फायदेमंद है। सिंहासन में हमको आने के बाद सिंहनाद करना होता है। सिंहनाद मतलब सिंह जो शेर है वो कैसे दहाड़ता है, उसी तरह से हमको दहाड़ना है। तो उससे क्या होता है, गले में जो कंपन होता है, थायराइड ग्लैंड में कंपन होता है जो जिससे वो एक्टिव होता है। तो सिंहासन में सिंहनाद कैसे करते हैं, देखिए। जीभ को बाहर निकालनी है, गर्दन ऊपर, हल्की सी ऊपर, नजर ऊपर रहेगी, जीभ बाहर निकालेगी और शेर की तरह दहाड़ना है। जोर से दहाड़ना है, जितनी जोर से आप दहाड़ सकते हैं। गले में कंपन होना चाहिए, जितना अच्छा कंपन होगा उतना ही फायदा है। ये सिंहनाद था। 3 बार आपको सिंहनाद करना होता है। और जब हम सिंहनाद करते हैं तो आप महसूस करेंगे पूरा कंपन गले में आता है। कफ वगैरह की भी जिनको तकलीफ है वो भी साफ होता है। गले से संबंधित तकलीफों के लिए सिंहनाद बहुत अच्छा है। इसे 3 बार करना चाहिए डेली, थायराइड की प्रॉब्लम वालों को। चलिए अगला बताती हूँ मैं। अब हम चालू करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम कौन कौन से हैं जो कि थायराइड में फायदा देते हैं। एक है कपालभाति। वैसे तो सारे प्राणायाम आपको इफेक्टिव है ही, गले में, पूरे शरीर में, गले में भी, थायराइड ग्लैंड में। सारे प्राणायाम जब करते हैं आप, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको गले में भी उसका फायदा होगा ही। बट 2 प्राणायाम हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं थायराइड के लिए, कपालभाति और उज्जाई। ये दोनों प्राणायाम करेंगे आज। पहले उज्जाई प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम पहले करते हैं हम। कपालभाति के लिए आपको कपालभाति में एक्सेल पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। पहले तो बैठ जाएं, सुखासन, पद्मासन, अर्धपद्मासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों। स्पाइन सीधी रख लें, आंखें बंद करके कुछ सेकंड डीप ब्रीथ करेंगे ताकि हमारा शरीर प्राणायाम के लिए तैयार हो सके। अभी हमने जो भी आसन क्रियाएं की हैं उससे अगर कुछ भी थकान हमारे शरीर में है तो पहले श्वास प्रश्वास के माध्यम से थकान को दूर करेंगे, उसके बाद प्राणायाम चालू करेंगे। स्पाइन सीधी रख के बैठे, आंखें बंद कर लें कोमलता से बंद, और डीप ब्रीथ कुछ सेकंड। चलिए रिलैक्स होने के बाद पहले करते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति में जैसा कि मैं बोल रही थी, एक्सेल पे हमको ज़्यादा ध्यान देना होता है। एक बार डीप इनहेल कर लेंगे, उसके बाद हमको फोर्सफुली एक्सेल करना है। और जितनी बार आप एक्सेल करते जाएंगे उतनी बार पेट को हल्का सा अंदर लेना है। आपको इनहेल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इनहेल का काम अपने आप होता रहेगा। आपको ज़्यादा ध्यान एक्सेल पे देना है। देखिए एक बार, आंखें बंद कर लें। प्राणायाम हमेशा बंद आंखों से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ध्यान, आंखें बंद करके ध्यान हम अपना श्वास प्रश्वास पर अच्छे से लगा पाते हैं। आंखें कोमलता से बंद कर लें, स्पाइन सीधी। डीप ब्रीथ इन करना है पहले, एक बार इनहेल करना है। नाउ ओनली एक्सेल। रिलैक्स। देखेंगे आप कपालभाति से भी
जब हम एक्सेल करते हैं तो गला हमारा साफ होने लगता है। कपालभाति के एक बार में, एक राउंड में जो बिगिनर्स हैं, शुरुआत कर रहे हैं, 20 से 25 स्ट्रोक कर सकते हैं। जो करते आए हैं वो धीरे धीरे अपने स्ट्रोक्स एक राउंड में बढ़ाते हुए 1 मिनट में 60 स्ट्रोक्स तक कर सकते हैं। अंदाजे से आप 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक की स्पीड रखिए। बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड नहीं रखना है या बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं करना है। बहुत ज़्यादा आप तेज़ स्पीड रखेंगे तो क्या होगा, जल्दी थक जाएंगे और आप ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। इसलिए मध्यम अपनी गति रखें। अंदाजे से 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक आए ऐसा शुरुआत, बाद में आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं अपनी स्पीड। पर आप शुरुआत कर रहे हैं तो अंदाजे से 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक आए। इस तरह से 1 मिनट में 60 स्ट्रोक्स होते हैं। शुरुआत है तो आप एक राउंड में 20 से 25 स्ट्रोक कर सकते हैं। धीरे धीरे अपना स्ट्रोक बढ़ाते जाएं, 60 या आपकी क्षमता अनुसार फिर उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए एक राउंड और करेंगे कपालभाति का। पहले डीप ब्रीथ इन करें, उसके बाद एक्सेल। रिलैक्स, आ जाए वापस। ये था कपालभाति प्राणायाम। अगले प्राणायाम में बढ़ने से पहले कुछ सेकंड नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। श्वास प्रश्वास सामान्य होने दें। उसके बाद अगला प्राणायाम उज्जाई। उज्जाई प्राणायाम के लिए आपको देखिए, उज्जाई में हमको गले की मसल्स को थोड़ा सा अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करके रखना होता है और श्वास लंबी गहरी धीरे धीरे श्वास अंदर खींचनी होती है। मसल्स को जब आप कॉन्ट्रैक्ट करके रखेंगे, अंदर की तरफ थोड़ा सा सिकोड़ के रखना, इसका मतलब। तो जब आप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, श्वास अंदर लेंगे, तो आपको नाक से श्वास जब गले से होते हुए गुजरेगी तो आपको फील होती, महसूस होती है हवा अंदर जाती हुई, और हल्की सी आवाज़ आती गले से, स्नोरिंग की तरह आवाज़ आती है। सोते आप जैसे होती है स्नोरिंग की आवाज़ होती है, हल्की सी वैसी आवाज़ आती है, और आपको जो वायु अंदर प्रवेश करती हुई महसूस होती है। उज्जाई प्राणायाम देख लीजिए एक बार कैसे करना है। अच्छा, श्वास अंदर लेने के बाद कुछ सेकंड होल्ड करेंगे, यानी रोक के रखना है, कुंभक कहते हैं जिसे हम योग की भाषा में। कुछ सेकंड होल्ड करना है और उसके बाद बाईं नासिका से छोड़ना है। यानी कि जब आपने होल्ड कर लिया, दाहिनी नासिका को आप अंगूठे से बंद कर लेंगे और बाईं नासिका से श्वास छोड़ना है, यानी कि एक्सेल करना है। रेचक कहते हैं उसे हम। श्वास भरना उसे योग की भाषा में कहते हैं पूरक, श्वास रोकना उसे कहते हैं कुंभक, और छोड़ते हैं उसको कहते हैं रेचक। तो दोनों नाक से आप पूरक करेंगे, गले की मसल्स को अंदर की तरफ थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करते हुए। जब आप मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे गड्ढा बन जाता है, आपको पता चल जाएगा कि प्रॉपर हो गया है। और जब आपको अगर वायु अंदर फील हो रही है, उसका घर्षण स्पर्श हो रहा है, आपको समझ जाइए आपका प्राणायाम सही हो रहा है। शुरुआत अगर बिगिनर्स हैं, धीरे धीरे 1-2 बार में नहीं होगा, धीरे धीरे करते जाएंगे तो होने लग जाएगा। आपको लगेगा हमारी तो मसल्स नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, या हमको अंदर वायु का जो अंदर हवा प्रवेश कर रही है उसका स्पर्श महसूस नहीं हो रहा है, तो वो आज पहली बार अगर कर रहे हैं तो महसूस नहीं होता। धीरे धीरे करते करते, प्रैक्टिस करते करते वो आ जाता है। चलिए उज्जाई प्राणायाम, आंखें बंद कर लें, स्पाइन सीधी। देखा आपने, दोनों नाक से श्वास अंदर लेनी है गले की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए। उसके बाद कुछ सेकंड रोक के रखना है और
दाहिनी नासिका बंद करके बाई नासिका से रेचक करना है। चलिए ऐसे हम 3 से 5 राउंड करेंगे। धीरे धीरे आप अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है 10 राउंड तक भी आराम से कर सकते हैं। चलिए आज हम करेंगे 3 राउंड। रिलैक्स, आ जाए वापस। कुछ सेकेंड नॉर्मल ब्रीदिंग। ये दोनों प्राणायाम बताए मैंने, थायराइड में तो इफेक्टिव है ही, इसके साथ में और भी बहुत से फायदे हैं इसके। कपालभाति जैसे, अब थायराइड ग्लैंड में तो आपको फायदा होगा ही, उसके साथ जैसे थायराइड जिनको प्रॉब्लम होती है उनको मोटापे की, कोलेस्ट्रॉल, वजन वगैरह बढ़ने की जो तकलीफ होती है, तो कपालभाति में भी, उसमें भी कपालभाति से आपको फायदा मिलेगा। उज्जाई प्राणायाम की भी और भी फायदे हैं, स्पेशली उज्जाई गले की प्रॉब्लम्स के लिए। और भी उसके अलावा उज्जाई का मतलब होता है उज्जाई विजय दिलाने वाला प्राणायाम। तो बहुत से इसके और भी फायदे हैं। और दूसरे प्राणायाम भी जो हम कर सकते, अनुलोम विलोम है, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ये भी आपको इसमें फ़ायदा देंगे थायराइड में। बट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, जैसा कि मैंने बताया, उज्जाई और कपालभाति, 2 प्राणायाम ज़्यादा इफेक्टिव। एक और क्रिया है ओमनाद, ओम चैंटिंग बोलते हैं, ये भी थायराइड के लिए बहुत इफेक्टिव है। ओमनाद करना है 3 बार। जब हम ओमनाद करते हैं तो ओमनाद, ओम जैसे कि 3 स्वरों से मिलकर बनता है, अ, उ और म। तो अ और उ को मिलाकर ओम अकार होता है, ओ बोलते जो हम, और म होता है मकार। तो हमको ओम का उच्चारण करते समय मकार की ओर ज़्यादा ध्यान देना, मतलब ज़्यादा ध्यान से मतलब कि जितनी देर आप अकार का उच्चारण कर रहे हैं उससे दोगुने समय में आपको मकार का उच्चारण, यानी कि लंबा खींचना है। इस तरीके से आप जितना लंबा खींचेंगे उतना ही आपके थायराइड ग्लैंड में कंपन होगा। थायराइड के साथ में और भी सारे इंटरनल ऑर्गन्स भी ओमनाद से, ओम चैंटिंग से, अपने हमारे शरीर के सारे इंटरनल ऑर्गन्स वाइब्रेट होते हैं। हमारा मस्तिष्क है वो, वहाँ पर भी स्पंदन होता है। तो हमको ओमनाद करने समय क्या ध्यान रखना है, अकार का उच्चारण यानी ओ का उच्चारण कर जितने समय में हम कर रहे हैं उससे दोगुने समय में आपको मकार का उच्चारण करना है। 2-3 बार करने से आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा। ध्यान रखना है कि जितनी देर आप अकार उच्चारण से दोगुना समय लें मकार के लिए। लंबा खींचेंगे तो उससे ज़्यादा वाइब्रेट होगा आपका स्पंदन जो है थायराइड ग्लैंड में, और भी इंटरनल स्पंदन उसका अधिक होता है और अधिक लाभदायक होता है। चाहे तो एक बार देख सकते हैं, उसके बाद एक साथ करेंगे। आंखें बंद कर लें, सीधे बैठे हैं, स्पाइन सीधी। हर बार हम ओमनाद चालू करने से पहले लंबी गहरी श्वास अंदर लेना है। 3 बार ओमनाद करेंगे हम। तीनों बार पहले लंबी गहरी श्वास धीरे धीरे डीप ब्रीथ इन करना है, तब आप लंबा मकार लंबा खींच पाएंगे, आपने श्वास लंबी भरी तो। चलिए, फिर से श्वास अंदर लेंगे, श्वास एक बार और अंदर,
सेकेंड आंखें बंद ही रखें। ओम नाद के बाद तुरंत आंखें न खोलें। ओम के स्पंदन से जो आपका पूरा शरीर स्पंदित हुआ है उसे महसूस करना है। बंद आंखों से महसूस करें ओम के स्पंदन, ओम का झनकार आपके पूरे शरीर में झनकृत हो गया है। आपका मस्तिष्क स्पंदित हो गया है, उसे महसूस करना है आपको कुछ। उसके बाद धीरे से आंखें खोलें। तो ये थी सारी क्रियाएं, आसन, प्राणायाम और भी क्रियाएं जो कि थायराइड में आपको इफेक्टिव है। थायराइड आप जब रेगुलरली इसको करने लगेंगे तो आप खुद टेस्ट वगैरह कराएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले की अपेक्षा काफ़ी कम हो गया है। आप खुद से सारी दवाइयाँ इस तरीके से इसको कर रहे हैं तो ठीक हो गया करके दवाइयाँ ना छोड़ें। डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है, आवश्यक है। टेस्ट कराने के बाद, चेकअप कराने के बाद अगर आपका जो थायराइड का जो पॉइंट वो इफेक्ट रहता कम हो गया हो इस प्रॉब्लम का, तो आप डॉक्टर खुद आपको जो उसकी दवाएं जो भी आपकी चल रही हैं जिस भी डॉक्टर से वो स्वयं आपको कम कर देंगे इसका पावर। दवाओं का जो कम पावर की या जितनी आवश्यकता है उतनी वो आपको स्वयं कर देंगे। अपने मन से ना करें, डॉक्टर की सलाह से ही दवाओं का टेस्ट होने के बाद, चेक होने के बाद ही कम ज़्यादा करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जितनी जैसे कि पहले मैंने आपको बोला कि आसन जो बताया मैंने इसका क्रम का अवश्य ध्यान रखें, काउंटर पोज का अवश्य ध्यान रखें। जो भी आगे और पीछे करने के आसन हैं उनका ध्यान आप अवश्य रखेंगे। जो क्रम में मैंने बताया इसी क्रम में अगर आप करेंगे तो ये प्रॉपर क्रम है, इसमें आप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसके साथ, थायराइड ग्लैंड के लिए एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है यहाँ, ये अंगूठा मूल बोलते हैं जो यहाँ पूरा होता है, यहाँ पे सेंटर में ये जो पॉइंट है ये, इसको आपको अंगूठे से दबाना है। ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है थायराइड के लिए, तो इसको आपको दबाना है थोड़ा सा अच्छा प्रेशर लगा के 1 मिनट तक। दोनों हाथ में, दोनों अंगूठे के नीचे यहाँ। तो डेली आप इसको 1 मिनट तक दबाया करें। 1 मिनट से 5 मिनट तक भी इसको आप दबा सकते हैं। ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है। चलिए, आज का सत्र यही समाप्त होता है। सत्र समाप्त करने से पहले प्रार्थना कर लेते हैं हम। सीधे बैठ जाएंगे, पीठ गर्दन कमर सीधी, स्पाइन सीधी, आंखें बंद कर लें। कल्याण मंत्र की प्रार्थना करनी है हमें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद ही रखेंगे, आंखें ना खोलें। हमको पामिंग करना है, दोनों हथेलियों का घर्षण करना है, आपस में रगड़े दोनों हथेली को, खूब गर्म करना है दोनों हथेलियां। जब अच्छी गर्म हो जाए, अच्छे से गर्म करना है, गर्म हो जाए तो रखना है आंखों के ऊपर, फेस के ऊपर रखना है। पलकों से ना छुआएं, बाकी पूरा चेहरे से थोड़ा सा कवर कर लेना है। अब आंखें बंद चालू करते हुए खोलेंगे। हाथ फेर लें चेहरे पे, पूरे शरीर में हाथ फेर लेंगे। सेशन के अंत में हम करते हैं क्लैपिंग करनी है हमें। दोनों हाथ की उंगलियां, 5 उंगलियों को इस तरीके से फैला लो, उंगली से उंगली, अंगूठे से अंगूठे मिले, इस तरीके से हमको ताली बजानी है ये पूरा। और ओम आनंदम बोलते जाना है, जोर जोर से ताली बजानी है। हाथ में, हथेली में हमारे सारे ऑर्गन्स के एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं, तो जानते ही आप सब। उन सारे पॉइंट्स को एक साथ हमें दबाना है, जोर जोर से ताली बजानी है और ओम आनंदम का उच्चारण करते जाना है।
ओम आनंदम, 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 ओम आनंदम। जब ओम आनंदम कहते हुए इस तरह आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो आपका पूरा दिन आनंदमय ही गुजरेगा। चलिए, आज के सत्र के लिए आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद।